हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है डीएनए के पक्ष में प्रमाण जो हमने आपको पढ़ाए थे और जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए थे, चाहे वो प्रथम हो, चाहे वो द्वितीय हो और चाहे वो तृतीय हो, मैंने तीनों को क्रम से पढ़ाया। उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहला प्रयोग जो हमने पढ़ा था वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग था, वो 1928 के करीब में। दूसरा जो प्रयोग किया था हमने और जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एवरी मैक्लियोड और मार्केटी ने किया था, वो 1933 से 44 के बीच में। फिर उसके बाद जो आपका आया था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, हर्शे और चेज का प्रयोग, तो वो 52 के करीब में, यानी 1952 के करीब में दिया गया था। अब देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस बात को समझिए। आप ये बात जान गए कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ रेट्रोवायरसेस में आरएनए भी होता है। अब खास बात आज ये समझना है कि आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होने चाहिए, कि क्या गुण होने चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ। तब उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ। तो हम आज पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थों के गुण। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिक पदार्थ के गुण। अब इसमें हम तुलना भी करेंगे बेटा, इसमें हम तुलना भी करेंगे कि आखिर वो कौन था जिसको हम कह रहे हैं आनुवंशिक पदार्थ। भाई आरएनए कहां पर सुटेबल नहीं बैठ रहा है, कहां पर वो सुटेबल नहीं बैठ रहा है, इस चीज को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। अगर होगा तो मैं अभी इसको एंड्रॉइड पे लगा दूंगा। ठीक है, तो हम कहेंगे आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात लक्षणों को एक पीढ़ी से, भाई जो लक्षण है और जिसको हम कह रहे हैं कि वो आनुवंशिक पदार्थ है, वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करे, स्थानांतरित करे। लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए, होनी चाहिए। भाई जिसे भी हम आनुवंशिक पदार्थ कह रहे हैं तो वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करे, स्थानांतरित करने की क्षमता उसकी होनी चाहिए। अब देखिए, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट कहेंगे, तबीयत सही नहीं है, तभी भी आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, तो जो हम दूसरा पॉइंट कहेंगे कि स्वयं, यानी कि अपनी प्रतिकृति, जिसे हम कहते हैं कॉपी, क्या कहेंगे, कॉपी। अपनी कॉपी बनाने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, धीमे तथा प्रभावी क्या होने चाहिए, धीमे तथा प्रभावी उत्परिवर्तन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उत्परिवर्तन का मतलब बदलाव, जिसको कहते हैं क्या, बदलाव।
धीमे तथा प्रभावी बदलाव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखो, फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहेंगे? चौथा पॉइंट कहेंगे संरचना तथा रासायनिक रूप से संरचना तथा रासायनिक रूप से क्या होने चाहिए? संरचना तथा रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। इस बात को आप नोट कर लेंगे कि डीएनए जो होता है, डीएनए कहेंगे डीएनए की तुलना में आरएनए कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। इस बात को भी अभी समझा दे रहा हूं मैं, इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे डीएनए की तुलना में कौन, आरएनए क्या है, कम स्थायी है। ये किसके कारण ऐसा हो रहा है? कारण है वहां पर यूरेसिल, कारण वहां पर कौन है? यूरेसिल। भाई डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन के स्थान पर कौन आ जाता है? यूरेसिल। यूरेसिल आने के कारण आरएनए जो होता है वो कम स्थायी होता है डीएनए की तुलना में, और जिसे आनुवंशिक पदार्थ कह रहे हैं वो स्थायी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। तो कुछ आरएनए, जैसे अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा कुछ समय पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, वो भी सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो जो ये आरएनए था, ये अपने आप को कई वेरिएंट आए। तो आरएनए जिसमें होगा, आरएनए बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। आरएनए में क्या होते हैं? बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। लेकिन जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें कैसे धीमे बदलाव होने चाहिए और प्रभावी बदलाव होने चाहिए, जिसे हम उत्परिवर्तन का भी नाम देते हैं। संरचना तथा रासायनिक रूप से क्या होना चाहिए? वो स्थायी होना चाहिए। लेकिन हम यहां पर पढ़ते हैं डीएनए की तुलना में आरएनए क्या है बेटा? कम स्थायी। तो इन 4 पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि उनके पास ये गुण होने चाहिए, ऐसे गुण उनके पास होने चाहिए, तब उसे हम कहेंगे क्या? वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ। ये आनुवंशिक पदार्थों के गुण हैं, और इन गुणों में हम जब कहते हैं ना इस वाले में आरएनए सुटेबल नहीं बैठता, डीएनए यहां पर सुटेबल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी सुटेबल नहीं बैठेगा, भाई कम स्थायी है, भाई ये धीमे परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें प्रभावी बदलाव हो रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? तेजी से बदल जाएगा। यूरेसिल कम स्थायी होता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अब पढ़ने किसके बारे में? आरएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। कहेंगे आज का टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा होगा आरएनए। क्या कहेंगे इसको? आरएन और ए, ठीक है। इसको कहते हैं, पूरा नाम इसका क्या है? इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा इसके अंदर दूसरा पॉइंट, शर्करा कौन सी पाई जाती है? शर्करा याद रखिएगा, शर्करा। तो शर्करा में कहेंगे, शर्करा में इसके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा के रूप में राइबोज शर्करा पाई जाती है। शर्करा, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है।
होती है। भाई आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे शर्करा कौन सी पाई जाती है? राइबो शर्करा पाई उपस्थित होती है, या राइबो शर्करा इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए यहां पर आरएनए में और डीएनए में कहां कहां पर क्या क्या अंतर आता है, तो हम कहेंगे भाई आपने नाइट्रोजन बेसिस पढ़े ना, तो कहेंगे नाइट्रोजन समाचार। तीसरे पॉइंट में हम कहेंगे नाइट्रोजन 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 समाचार समाचार। तो नाइट्रोजन समाचार जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? एडनीन, ठीक ऐसे लिखे दे रहा हूं, एडनीन, फिर ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो हम कहेंगे पहला कौन होगा? एडनीन। पहला कौन सा होगा? एडनीन। भाई आपने डीएनए में पढ़ा था ना कि यूरेसिल अगर आ गया तो वो आरएनए होगा, और अगर थाइमीन आ जाता है तो वो डीएनए का होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एडनीन, फिर कहेंगे ग्वानिन, क्या कहेंगे? ग्वानिन, फिर यूरेसिल, यूरेसिल, और फिर आपका आ जाएगा साइटोसिन। क्या आ जाएगा? साइटोसिन। ये आपके आ जाएंगे आरएनए, ये आपके आ जाएंगे क्या? आरएनए के अंदर जो पाए जाने वाले नाइट्रोजन समाचार होते हैं वो। अब देखिए याद रखिएगा कि कुछ वायरसों में, नोट पॉइंट में मैं डाले दे रहा हूं कि नोट पॉइंट में इस बात को अवश्य ही याद रखेंगे, नोट पॉइंट में, ठीक है, खास करके कहेंगे कुछ वायरसों में, कुछ वायरसों में, वायरसों में, वायरसों में कुछ कुछ वायरस में ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, कि पदार्थ की तरह कार्य करता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं वायरस जिनमें क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा। अब आपने एचआईवी के बारे में पढ़ा होगा, इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा होगा, पोलियो के बारे में पढ़ा होगा, और उसके साथ साथ रेट्रो वायरस का मैंने नाम लिया। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल भी लिख के दे रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर उदाहरण के लिए हम कहेंगे, उदाहरण के लिए कहेंगे कि कौन कौन से वो हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। बेटा यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है और यहां से ऑप्शनेबल क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि आनुवंशिक पदार्थ आरएनए क्या है, किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो रेट्रो वायरस में सबसे पहले जो लिखेंगे वो रेट्रो वायरस। क्या लिखेंगे? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस में आरएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। और उसके साथ साथ मैंने क्या बताया? जैसे एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नंबर 3 पर हम कहेंगे किसके लिए? पोलियो के लिए। ठीक है, किसके लिए बोलेंगे? पोलियो के लिए। और नेक्स्ट चौथे नंबर पर बोलेंगे किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब इन चारों के अंदर जो, अब हम क्या कहेंगे इसके लिए कि इन सभी के अंदर, इन सभी के पास, इन सभी के पास, इन सभी के पास आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। आरएनए होता है। भाई ये तेजी से बदलाव करेंगे। अब आरएनए क्या करेंगे? तेजी से बदलाव करेंगे बेटा। तो आरएनए यहां पर ये बात हम समझ रहे हैं कि इन वायरसों के अंदर, चाहे वो रेट्रो वायरस हो, चाहे एचआईवी हो, चाहे पोलियो हो, और चाहे इन्फ्लुएंजा हो, इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो बाकी सभी के अंदर क्या है? लगभग कि डीएनए ही
क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन यहां पर कौन है बेटा, आनुवंशिक पदार्थ। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, जितनों को मैंने बताया है उन सब की बात मैं कर रहा हूं, इन सब को अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे। तो यहां पर कौन होता है, आरएनए। यहां पर कौन होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये था जेनेटिक आरएनए। ये कौन सा था, ये जेनेटिक आरएनए, यानी आनुवंशिकी आरएनए भी इसको कहते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर, इसके लिए मैं बना देता हूं आपके लिए कि इसे आनुवंशिक आरएनए कहते हैं, आनुवंशिक आरएनए भी कहते हैं। अब इसे जेनेटिक आरएनए भी कहते हैं या आनुवंशिक आरएनए भी कहते हैं। अब देखो, नॉन जेनेटिक आरएनए यानी जो आरएनए आनुवंशिक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में हम जो अपने सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं, तो कहेंगे इनके लिए सबसे पहली बात कि ये मुख्यतः भाई इनके लिए याद रखिएगा कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। अब नॉन जेनेटिक आरएनए मतलब ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते हैं, ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते हैं। किस लिए कार्य करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहां पर कहेंगे कि नॉन जेनेटिक आरएनए, आपने सुना होगा एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए जो होता है ये नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। तो हम कहेंगे यहां पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और हम कहेंगे कौन कौन से, अभी मैंने क्या बताया, नंबर 1 पर बताया मैंने mRNA। ठीक है, याद रखिएगा M को स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, mRNA। नंबर 2 पर मैंने आपको क्या बताया, tRNA। क्या बोला मैंने आपको, tRNA। और नंबर 3 पर आपको मैंने बताया rRNA। क्या लिखेंगे, rRNA। ठीक है, अब अगर यहां पर हम कह रहे हैं इनके लिए, तो भाई इस बात को भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि नोट पॉइंट में, ठीक है, एक और, ठीक, कि ये तीनों प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनको याद करने के लिए, जैसे आपको कभी ऐसा होता है भूल जाएं, तो आपको याद रहेगा कैसे, मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, तो इसको कहेंगे मां मतलब M, और टा मतलब T, और रा मतलब R। ये ट्रिक से आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि भाई मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, और आरएनए भाई उसी आनुवंशिक लक्षणों को अध्ययन करने के लिए तो उन्होंने किया था। ये ट्रिक आप कर सकते हैं, मटर मतलब MTR, बाकी आरएनए सब में लगेगा इसको। अब देखिए यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जब हम कहेंगे कौन किसके लिए है, तो M के लिए कहेंगे मैसेंजर है। ये क्या है, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, RNA। इसे क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए। टी का ट्रांसफर आरएनए, क्या कहेंगे, ट्रांसफर आरएनए। अब ऐसा करते हैं, ऐसे चलेगा, आपका काम हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, राइबोसोमल
राइबोसोमल, राइबोसोमल RN और A। अच्छा एक बात और भी कह रहे सर आपने तो अंग्रेजी में ही बता दिया। अच्छा मैसेंजर को कहते हैं, इसको कहते हैं दूत या संदेशवाहक, संदेशवाहक, या तो दूत या संदेशवाहक कहा जाता है। अच्छा ट्रांसफर के लिए भी मैं लिखे दे रहा हूं, इसको कहते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण RNA। अब देखिए ये हो गया आपका दूत RNA या मैसेंजर या कहेंगे संदेशवाहक RNA, ट्रांसफर RNA यानी tRNA, और R का मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल RNA। तो ऐसे आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब देखिए फिर इसके बाद यहां पर कहेंगे कि mRNA का कार्य। देखिए mRNA क्या करता है, mRNA के लिए, ठीक है, mRNA के लिए बात करेंगे। अच्छा इसमें ऐसा कर देते हैं, इसको हटा के, है ना, mRNA, और फिर उसके बाद कहेंगे एक और लाइन, ये T के लिए और ये किसके लिए, ये R के लिए, mRNA। अब मैसेंजर RNA के लिए क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट का एक ही पॉइंट लगभग रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे पहले जब mRNA की बात कर रहे हैं तो mRNA के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये DNA से सूचना लेकर आता है और किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना है, उसी के अनुसार यह प्रतिलिपि लेकर आता है। अब देखिए यहां पर भाई केंद्रक के अंदर जब हम कहेंगे, जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर DNA है, क्या है DNA का परिवर्तन किसमें होगा, RNA। अब ये RNA मैसेज लेकर के आएगा बाहर, RNA मैसेज लेकर के क्या करेगा, बाहर आएगा। अब जब ये मैसेज लेकर के बाहर आ जाएगा तो मैसेज लेकर के फिर M के बाद आएगा कौन, tRNA। तो tRNA के बारे में जब हम बात करेंगे तो tRNA के लिए क्या कहेंगे, समझिए। अब यहां पर tRNA जो होगा तो कहेंगे कि mRNA पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार के कोडॉन की पहचान करता है तथा अमीनो अम्ल को प्रोटीन निर्माण के स्थल पर स्थल पर लेकर जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर तीसरे वाले की बात करेंगे, rRNA, ठीक है। तो rRNA के लिए हम क्या कहेंगे, इसे राइबोसोमल RNA कहते हैं। ये
राइबोसोम से जुड़ता है। ये राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करेगा? प्रोटीन निर्माण के लिए भाई राइबोसोम से जुड़ जाएगा और उसके बाद प्रोटीन निर्माण में ये क्या करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब चाहे एमआरएनए के कार्य पूछे, चाहे टी के पूछे, चाहे आरआरएनए के, ये कौन सा किस प्रकार से कार्य करता है? भाई केंद्रक में जो डीएनए होगा, डीएनए से सूचना लेकर आता है और जिस भी प्रकार का क्या कहेंगे, किस प्रकार का कहेंगे, चाहे जिस प्रकार का कह दें, जिस प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है उसी के अनुसार ये प्रतिलिपि लेकर आता है। उसी के अनुसार क्या करेगा? ये प्रतिलिपि लेकर के आएगा। फिर देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कह दे आरएनए का डायग्राम, ठीक है, तो भाई जैसे कह दे ऐसे, तो ऐसे ऐसे अगर सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहेंगे ए यू जी सी ए, तो ऐसे करके ये क्या होगा? ये सिंगल स्ट्रैंड होगा। ये क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और हम अपनी अगली क्लास में आरएनए के डायग्राम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उसमें भी, ठीक है, और मैं डायग्राम को इस पर शेयर भी कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें क्लोरोलीफ मॉडल आएगा आपका। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।